हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो सेशन में मैं नित्यानंद मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के समीकरण, न्यूटन के गति के समीकरण, इनकी हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बल की सहजानुभूति संकल्पना, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, उसको डिस्कस किया था। और देयर आर द टू टाइप ऑफ फोर्स, बल दो प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल और असंपर्क बल। और जड़त्व की संकल्पना को हमने समझा था। जड़त्व किसी वस्तु का अभिलक्षण होता है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। और इसमें जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। हमने विराम के जड़त्व तक चर्चा की थी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको इजीली देख सकते हैं। आगे हम गति की जड़त्व की ओर बढ़ते हैं। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व, इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है, जैसे साइकिल का पहिया है, वो गति की अवस्था में है, तो वो अनंत काल तक गति की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन साइकिल के पहिए में जो उसका धुरा होता है और उसके पहिए के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण वो कुछ समय चलने के पश्चात रुक जाता है। तो यहाँ पर घर्षण भी क्या है? वो बाह्य बल की श्रेणी में आता है, एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत आता है। गति का जड़त्व किसी वस्तु का वो अभिलक्षण है जिसके कारण वो गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे विराम का जड़त्व में वो विराम की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार गति के जड़त्व में जो वस्तु है, तथ्य है, वो किसका विरोध करेगा? गति के परिवर्तन का विरोध करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विराम के जड़त्व में पहली अवस्था विराम की होती है और दूसरी अवस्था गति की होती है, ठीक उसी प्रकार गति के जड़त्व में पहली अवस्था गति की और दूसरी अवस्था विराम की होती है। दूसरी अवस्था क्या होती है? विराम की। मतलब वो गति में है और उस विराम में जाने का विरोध कर रहा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलती हुई गाड़ी चल रही है, पहली स्थिति उसकी क्या है? गति की। चलती हुई गाड़ी के अचानक जो है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इमेजिन करिए आप जो है, इमेजिन करिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में आपका पूरा शरीर, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द बस, वो बस के साथ उसी दिशा में गतिमान है। लेकिन अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाएगा तो जो नीचे का हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो तो क्या होगा? वो रुक जाएगा। लेकिन गति के जड़त्व के कारण जो ऊपर का हिस्सा गति की अवस्था में है वो गति में रहना चाहेगा और वो आगे की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। ठीक, रुकी हुई बस को अचानक चला देने से यात्री पीछे की ओर गिरता है और चलती हुई बस को अचानक रोक देने से यात्री आगे की ओर क्या होता है? वो गिरता है। दूसरा, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री को आगे की ओर गिर जाता है। ठीक यही कारण है, जब यात्री चलती हुई गाड़ी से, ट्रेन से, बस से बहुत सावधानी से उतरना चाहिए। अगर आप अचानक उतरेंगे तो आपके क्या होंगे? पूरा शरीर आपका जो है वो बस, ट्रेन उसी वेलोसिटी से, उसी वेग से गतिमान होगा और जैसे ही आप पृथ्वी तल पर पैर रखेंगे तो आपका जो पैर है उसका क्या होगा? वेग शून्य हो जाएगा। मगर जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, आपके ऊपर के हिस्से, शरीर के ऊपर के हिस्से का वेग बना रहता है, जिस कारण व्यक्ति क्या होता है? वो आगे की ओर गिर जाता है। सदैव हमें सबको पता है, ठोकर लगने पर हम आगे की ओर ही गिरते हैं। ये विज्ञान कहती है, ठोकर लगने पर हम कहाँ गिरते हैं? आगे की ओर गिरते हैं। लेकिन सामान्य जीवन में अगर ठोकरें लगती हैं तो व्यक्ति पीछे की ओर ही जाता है। पीछे का मतलब अपनी स्थिति से पीछे ही जाता है, ये दूसरी चीज है। ठोकर लगने पर, वो ठोकर का मतलब जैसे अगर
कोई विद्यार्थी उसका रिजल्ट अच्छा ना आए तो पीछे की ओर जाना, उसका 1 साल ही तो खराब जाएगा। वो दूसरी चीज, ठोकरें लगना, जैसे पैर में जब ठोकर लगती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं। विज्ञान ये कहती है कि ठोकर लगने से व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। एक और है उदाहरण, एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी में उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में आ जाती। कभी बैठ करके रेलगाड़ी या बस एक समान वेग से चले, एक समान वेग मतलब मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ऐसे गेंद को हम उछालेंगे तो गेंद क्या होगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर के ऐसे आएगी, और जितनी देर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे गेंद हमारे पुनः हाथ में आ जाएगी। तो ये हो गए गति के जड़त्व के उदाहरण। अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, दिशा का जड़त्व वहीं प्रभावी होता है जहां गति होती है। दिशा का जड़त्व कहां प्रभावी होता है, ये वहीं प्रभावी होता है जहां पर क्या होती है, गति होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि दिशा का जड़त्व उसी स्थान पर प्रभावी होगा, उसी स्थिति में प्रभावी होगा जहां पर क्या होगा, जहां पर गति होगी। किसी वस्तु का वो अभिलक्षण, किसी वस्तु का वह अभिलक्षण जिसके कारण वह गति में होने वाले परिवर्तन, गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। पहाड़ों पर हम जब बसों में बैठकर घूमते हैं तो जब हम सामने की ओर देखते हैं और मंत्रमुग्ध होकर के सामने की ओर जब देखने लगते हैं और बस अचानक टर्न कर जाती है, तो ऐसी अवस्था में जो हमारा सिर है, हम सामने की ओर सीधे देखते हैं तो हमारा सिर जो है वो सीधे ही रहता है, लेकिन चूंकि बस मुड़ जाने के कारण हमारा नीचे का हिस्सा मुड़ जाता है, इसलिए हम जब देखते हैं दूसरे पल में महसूस करते हैं तो हमारा जो सर होता है वो खिड़की की तरफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है हमारा प्लेटफॉर्म माने बस जिस पर हम बैठे हुए वो नीचे से मुड़ रहा है, लेकिन हम जो है चूंकि गति में थे और सीधे देख रहे थे तो हम सीधे ही देखते हैं, तो प्लेटफॉर्म मुड़ गया तो हम विंडो की तरफ देखने लगते हैं। फ्रंट विंड स्क्रीन में अगर हम देख रहे हैं तो हम साइड स्क्रीन में क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो इस तरीके से ये दिशा के जड़त्व का एक उदाहरण है। एक और, आपने बचपन में सबने क्या किया होगा, एक धागे में एक पत्थर के टुकड़े को बांधकर कुछ इस तरीके से घुमाया होगा। तो ऐसी स्थिति में जो धागा होता है अगर टूट जाए तो पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय गति नहीं करता है, पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय गति नहीं करता। पत्थर का टुकड़ा क्या करता है, जिस बिंदु पर टूटता है उस बिंदु से सीधे स्पर्श रेखीय गति करता है। यहाँ पर देखिए, उस बिंदु पर सीधे क्या करता है, स्पर्श रेखीय गति करता है। ये मान लिया पत्थर का टुकड़ा यहाँ इस तरीके से बंधा है, ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ से टूट जाएगा, ये अगर इस दिशा में गति कर रहा है तो इधर सीधे स्पर्श रेखी, अगर पत्थर का टुकड़ा यहाँ होगा टूटेगा तो सीधे स्पर्श रेखी गति करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान, जिसको हम अंग्रेजी में मैस कहते हैं। मैस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैस, लेकिन नॉर्मली लोग इसको मास कहते हैं, मास, मैस है प्रोनाउंसिएशन। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में सन्निहित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में सन्निहित द्रव्य की मात्रा या वो परिमाण, या द्रव्य की किसी वस्तु में सन्निहित द्रव्य का वह परिमाण जो उस वस्तु द्वारा किसी बाह्य बल के विरुद्ध, बाह्य बल के विरुद्ध उसके द्वारा उपस्थित किए जाने वाले प्रतिरोध या बाह्य बल के विरुद्ध किए जाने वाले प्रतिरोध या बाह्य बल के विरुद्ध किए जाने वाले विरुद्ध उसके प्रतिपुष्टि का आकलन करती। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का क्या करती है, आकलन करती है, वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर अगर रखा जाए और फिर बड़े पत्थर को धक्का दिया जाए तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और एक अगर छोटा पत्थर है, अच्छे से मार्कर है, इसको उठाने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, और कोई बड़ी चीज रखी हो तो उसको उठाने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये क्या, ये ताकत ज्यादा और कम क्यों लग रही, फोर्स कम और ज्यादा क्यों लग रहा है, इसका कारण यह है कि जो हल्की वस्तु है, जो वस्तु जिसका द्रव्यमान कम है और उसमें हमें
कम बल लगाना पड़ रहा है। माने लगने वाले जो बल है उसकी प्रतिपुष्टि का आकलन कौन कर रहा है? उसका द्रव्यमान कर रहा है। बड़ी वस्तु का तात्पर्य यहाँ आकार में बड़ी नहीं, जो द्रव्यमान में बड़ी है। उस वस्तु को उठाने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसकी प्रतिपुष्टि के लिए जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो द्रव्य, सामान्य भाषा में द्रव्यमान क्या होता है? किसी द्रव्य में सन्निहित मतलब इंगेज्ड, भरी हुई, किसी द्रव्य में सन्निहित द्रव्य की वह मात्रा जो वस्तु द्वारा किसी बाह्य बल के विरुद्ध, वस्तु द्वारा बाह्य बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध अथवा बाह्य बल के विरुद्ध प्रतिपुष्टि का आकलन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हाँ, एक और चीज, द्रव्यमान को शुद्ध भाषा में सन्नति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्नति, ये भी कहते हैं। द्रव्यमान के गुण क्या होते हैं समझ लीजिए। द्रव्यमान जो है वस्तु का अंतर्निहित अभिलक्षण है। अंतर्निहित का मतलब होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो तो है ही है, उसको बदलना नहीं है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु का अंतर्निहित अभिलक्षण है। अगर वस्तु की कल्पना की जा रही है तो उसमें द्रव्य है, तब उसमें उस कण की कल्पना अगर हो रही है तो वो उसमें द्रव्य होगा, अंतर्निहित अभिलक्षण है। किसी वस्तु में द्रव्य का परिमाण बाह्य वातावरण से पूर्ण अनिर्भर होता है। किसी वस्तु में द्रव्यमान कितना होगा ये वातावरण पर निर्भर नहीं करता। ये क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान पूर्णतः वातावरण पर अनिर्भर होता है, वो वातावरण पर निर्भर नहीं करता। और द्रव्यमान एक क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान होता है और दूसरा अजड़त्वीय द्रव्यमान होता है। क्या होता है भाई? अजड़त्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान। समझिए, वस्तु का वो द्रव्यमान जो वस्तु के जड़त्व की माप होता है उसका जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु का वो द्रव्यमान जो उसके जड़त्व की माप होता है उसको क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान। बड़ी वस्तु को उठाने के लिए बड़ा बल और छोटी वस्तु को उठाने के लिए छोटा बल लगाना पड़ेगा, तो ये क्या है? इसके सीधे सीधे जड़त्व की माप है। और दूसरा जो अजड़त्वीय द्रव्यमान होता है, ठीक, अजड़त्वीय द्रव्यमान जिसको हम गुरुत्वीय द्रव्यमान भी कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो बल वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है। वो बल वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान की क्या होता है? वो बल वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वो बल जिससे वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? वो बल क्या होगा? गुरुत्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। नॉर्मली इसको ये भार की ही समतुल्य होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और गुरुत्वीय द्रव्यमान माने जो भार है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका मान जो होता है पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो क्या है? संवेग। कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी है। ये जो हम वीडियो सेशन चल रहा है इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको अवेलेबल होगा पीडीएफ के फॉर्म में, टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल होगा। तो संवेग को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या होता है? थ्योरेटिकल है इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं राइट करते, बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। किसी वस्तु के सन्नति और उसके वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि को हम क्या कहते हैं? प्राप्त राशि से जो गुणनफल से प्राप्त राशि होती है उसको हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। P
P बराबर mv इसका सूत्र होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? देखिए द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर -1। किलोग्राम इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? किग्रा मीटर पर सेकंड, ये हो गया। तो और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। राशि कैसी है? ये सदिश राशि। तो संवेग क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है? उसको हम संवेग कहते हैं, जो वस्तु पर गति के प्रभाव का मूल होती है, या बल के प्रभाव का मूल भी कह सकते हैं। बल किस अनुपात में लग रहा है ये संवेग बता देगा। यही न्यूटन का दूसरा नियम भी कहता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने समझ ली। अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझते हैं कि संवेग की हम चर्चा कर रहे हैं। मान लिया कि एक ट्रक है और एक कार है। माना एक ट्रक है और एक क्या है? कार है। दोनों समान वेग से गतिशील है। ठीक है, दोनों क्या है? समान वेग से गतिशील है। माना ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M व कार का स्मॉल m है। ठीक है ना? तो माना ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M व कार का द्रव्यमान स्मॉल m है। अब ऐसा है कि कार छोटी होगी, ट्रक बड़ा होगा। दोनों समान वेग से गतिशील है। दोनों क्या है? समान वेग से गतिशील है। वेग से गतिशील है। तो समान वेग किससे गतिशील है? v से। तो हम लिखेंगे कि ट्रक का समवेग, इसको हम P1 मान ले। P1 बराबर कैपिटल MV होगा, कैपिटल MV। और कार का समवेग क्या हो जाएगा? P2 बराबर स्मॉल mv हो जाएगा। तो अगर हम इनके अनुपात निकालें P1 बाई P2, तो वो क्या होगा? mv1 अपान mv अपान mv। vv क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। P1 बाई P2 बराबर m बाई m हो जाएगा। वो ऊपर क्या है कि बेटा ये कैपिटल M है और ये क्या है? नीचे स्मॉल m। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से निकल करके आया, जो हमने ये थ्योरी लिखाई आपको, ये समझा इससे कि यदि दो वस्तु समान वेग से गतिशील हैं, समान वेग से क्या है? गतिशील हैं, तो बड़ी वस्तु का संवेग अधिक तथा छोटी वस्तु का संवेग क्या होगा? कम होगा। छोटी वस्तु का संवेग क्या होगा? कम होगा। यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी। देखिए बेटा, आपको पता है कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। कैपिटल M इज ग्रेटर देन, ट्रक का द्रव्यमान बड़ा है कार के द्रव्यमान से, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन। यहां पर भाषा में भी ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि, तो आप ऐसे लिखे इसलिए, सो P1 इज ग्रेटर देन P2। कि क्यों? कि अगर दो वस्तुएं, एक बड़ी और एक छोटी, दो वस्तुएं हैं, एक भारी और एक हल्की है, समान वेग से गतिशील हैं, समान वेग से क्या है? गतिशील हैं, तो भारी वस्तु का संवेग अधिक और छोटी वस्तु का, हल्की वस्तु का संवेग अधिक है। अगले टॉपिक की तरफ, इसी में एक कंपैरेटिव और देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी में हम देखते हैं कि मान लिया M1 और M2 दो वस्तुएं हैं जिनके वेग V1 व V2 हैं, उनके रेखीय वेग P1 व P2 होंगे। ठीक है, मान लिया कि माना
m1 व m2, या हम अपना जो है m1 व m2 वेग m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं v1 व v2 वेग से क्या है, गतिशील हैं। तो m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, वो किस वेग से, v1 व v2 से गतिशील हैं। तो m1 का संवेग समझने की कोशिश कीजिएगा। m1 का जो संवेग है वो p1 बराबर क्या होगा, m1v होगा, और m2 का संवेग p2 बराबर क्या होगा, m2v होगा। ठीक, ये v1 हो गया, m2 v2 होगा। ठीक है, इसको इसमें ही दोनों पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। तो यदि v1 बराबर v2, इससे पहले जो किया था वो भी इसी में किए दे रहे हैं। तो अगर v1 बराबर v2 है तो p1 इज इक्वल्स टू m1v और p2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2v हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेग इसके बराबर हैं, अगर वेग बराबर हैं, यदि वेग बराबर है वा m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ऐसी स्थिति में m1 बड़ा है, m2 छोटा है, और वेग दोनों के बराबर है, इसलिए p1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। ये इससे पहले हमने किया भी था। यदि दूसरी कंडीशन हम लगा लें, कि दूसरी कंडीशन क्या है, कि यदि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 बड़ा है v2 से, वा m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के द्रव्यमान समान है, तो ऐसी स्थिति में p1 बराबर क्या हो जाएगा, p1 बराबर m1v। ठीक, m1 m2 दोनों के तो बराबर हैं, बराबर यहाँ इसको मान लो स्मॉल m माना, और यहाँ पे इसको v1 बराबर v2 बराबर स्मॉल v माना आपने। तो यहाँ पर m1 m2 बराबर क्या है, m के है, ये हो गया, और p2 बराबर क्या हो गया आपका mv2 हो गया। चूंकि v1 इज ग्रेटर देन v2, सो p1 इज ग्रेटर देन p2। यहाँ भाषा में इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं भारी, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं अलग अलग वेग से क्या है, गतिशील हैं, तो अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग अधिक व कम वेग वाली वस्तु का संवेग कम होगा। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो अधिक वेग वाली वस्तु होगी उसका संवेग अधिक होगा, और जो कम वेग वाली वस्तु होगी उसका संवेग क्या होगा, कम होगा। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो सेशन में हम न्यूटन के गति विषयक नियमों की विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मित्रों में, जिससे कि उनका लाभ हो सके, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।